नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 7 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम लोग ने जो पिछले वीडियो में अध्याय 20 जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख चुनौतियां, इसमें हमने पिछले भाग में कुछ चुनौतियों के बारे में बात की थी। आज हम लोग जो बाकी की जो चुनौतियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख, उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों के साथ फिर एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, जो कि है 7895860757। इस व्हाट्सएप नंबर पर हम आप लोगों से जुड़ सकते हैं। आप लोग हमसे किसी भी प्रकार का सवाल जो इस सब्जेक्ट से संबंधित हो या किसी अन्य सब्जेक्ट जो कि हम लोग पढ़ा रहे हों हाई स्कूल के, उससे संबंधित हो, या फिर कोई और भी समस्या आपकी हो सकती है, तो उससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप हम लोगों से इस व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि आप लोग अपने जानने वालों, अपने दोस्तों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, पुनर्कथन कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था। तो हमने जाना था निर्धनता और बेरोजगारी की समस्याओं के बारे में, जो चुनौतियां हमारी अर्थव्यवस्था के सामने हैं, उनको हल करने के लिए किस प्रकार से सरकार ने योजनाएं चलाई हैं। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा था। इसी प्रकार से फिर हमने रोजगार उत्पन्न करना और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जाना था, जो कि निर्धनता और बेरोजगारी से ही संबंधित हैं। ठीक है, उनको किस प्रकार से दूर करना है, इसके बारे में हमें इसमें जाना था। फिर हमने शिक्षा उपलब्ध कराने के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से जो सरकार है वो शिक्षा उपलब्ध कराना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और किस प्रकार से वो इस चुनौती को का सामना कर रही है। तो शिक्षा उपलब्ध कराने के अंतर्गत भारत सरकार ने सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए 3 उपाय किए हैं। मतलब कुल जो 3 उपाय थे वो डिपेंड करता है कि किस किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। सबसे पहले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात की थी। फिर हमने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जो योजनाएं हैं सरकार की, उसके बारे में बात की थी। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे उच्च और तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम के बारे में, जो कि हमारा छूट गया था उस वीडियो में। तो आज सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे उच्च और तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम से। तो विद्यालयों से जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं हाई स्कूल इंटर के बाद, उसके पश्चात उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा से प्रारंभ होती है। ठीक है ना, जो उच्च शिक्षा की शुरुआत होती है वो कॉलेज शिक्षा से प्रारंभ होती है। जब आप इंटर कर लेते हैं उसके बाद फिर आप कॉलेज में जाते हैं, वहां आपकी जो उच्च शिक्षा है वो प्रारंभ होती है। उच्च और तकनीकी शिक्षा में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं? कला, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनमें स्नातक शामिल है। तो ये सारी चीजें उच्च और तकनीकी शिक्षा में आती हैं। 11वीं योजना जो थी भारत सरकार की, उसमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से 8 नए विश्वविद्यालय खोले। ठीक है, 10 नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करने का उद्देश्य बनाया। ठीक है ना, नए आदर्श कॉलेजों की देश के पिछड़े हुए जिलों में स्थापना की जाएगी। इसी जो 11वीं योजना है उसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान और भारतीय तकनीकी संस्थान के रूप में और अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, जो वर्ष 2011-12 से भारत के विभिन्न भागों में कार्य करने लगेंगे। ये आपकी किताब पुरानी छपी हुई है, इसलिए इसमें ये करेंगे और लगेंगे वाली बात लिखी हुई है। ठीक है ना, तो ये कौन सी योजना में था? 11वीं योजना के अंतर्गत था। 2007 से 2012 तक जो योजना रही उसके अंतर्गत ये चीजें थी। विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 5 भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों की देश के विभिन्न भागों में स्थापना की। ठीक है ना, जिसको एम्स बोलते हैं आप। ठीक है ना, उनकी स्थापना की है। अंत में 11वीं पंचवर्षीय योजना में 5 नए IIM काम करने लगे हैं और 2011-12 में 2 और कार्य आरंभ कर देंगे। ये तो थोड़ी पुरानी बात थी। अब तक कुल 20 IIM पूरे भारत में स्थापित
हो चुके हैं, ठीक है ना। जहाँ IIM कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ आपको प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इनको बोलते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान। अगला है, जो अब अगली जो चुनौती आती है सरकार के सामने है, वो है स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। स्वास्थ्य भी एक जो मूलभूत अधिकार है उनमें से एक स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। देश के सम्मुख एक अन्य मुख्य चुनौती लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब ये कितनी बुरी स्थिति है वो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा के अभाव में प्रति 1 लाख महिलाओं में से 254 महिलाएं जो होती हैं वो बच्चों को जन्म देते समय मर जाती हैं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है ना। यह है मातृत्व मृत्यु दर, जो कि गर्भवती महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो कि बच्चे को जन्म देने वाली हैं, बच्चे को जन्म देते समय 1 लाख में से करीब करीब 254 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, जिसको मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। इसी प्रकार से प्रति 1000 बच्चों में से 50 जन्म के समय मर जाते हैं, जिसे शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। और इसी प्रकार से प्रति 15 बच्चे 4 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले मर जाते हैं, जिसे बाल मृत्यु दर कहते हैं। तो ये जो सारी चीजें आपको समझाई जा रही हैं, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, इसका आंकड़ा इतना ज्यादा क्यों है? इसलिए है क्योंकि हमारे देश की जो स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं हैं वो उचित स्तर की नहीं है, ठीक है ना। सब तक वो पहुंच नहीं पाती हैं, जिस कारण से ये इतनी बड़ी आपको मृत्यु दर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इन लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाता है, इसलिए इतनी मात्रा में जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी मृत्यु होती है। और आप अब जब ये हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षाओं की कमी है, स्वास्थ्य सेवाएं जो नहीं है पर्याप्त मात्रा में, उसको आप एक बार और अगर देखेंगे तो 2010-11 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा पर कुल व्यय का केवल 5% खर्च किया, ठीक है ना। मतलब हम अगर 100 रुपये खर्च करते हैं अपने कामों के लिए, तो उसमें से केवल 5 रुपये हमने खर्च किए किस पर? स्वास्थ्य पर, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है कि स्वास्थ्य जो है उस पर जो सरकार है उसका पूरा फोकस नहीं है, ठीक है ना। केवल 5% ही वो व्यय कर पा रही है स्वास्थ्य सुरक्षाओं पर, बल्कि जो आप देखा आपने मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना, बाल मृत्यु दर कितनी ज्यादा है। इसको देखते हुए इनको ये प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और ज्यादा अच्छा जो अवसंरचना ढांचा है वो खड़ा करना चाहिए, ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्वास्थ्य के, हेल्थ के मामलों में, ठीक है ना। और ये जो 5% था, ये हमारी राष्ट्रीय आय का केवल 1.27% है। मतलब हम 2% भी अपना जो कमाती है राष्ट्र पूरा हमारा, उसका 2% भी स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम पैसा हम लोग स्वास्थ्य की ओर लगाते हैं, सरकार द्वारा कितना कम पैसा लगाया जाता है। अगर आप अपने पड़ोसी देशों से इसमें कंपैरिजन करें तो आपका जो पड़ोसी देश श्रीलंका है, उसकी प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं पर भारत से अधिक व्यय करने की क्षमता है। वो यहाँ से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है, ठीक है ना। एक आदमी पर जितना खर्चा हो रहा है स्वास्थ्य सेवाओं पर, वो भारत से अधिक व्यय करता है। कौन? श्रीलंका, जो कि हमारा एक छोटा सा पड़ोसी देश है। तो ये सब तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम पिछड़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार ने कौन कौन सी जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो लाई, और जिसके माध्यम से कि उसने थोड़ा सा प्रोग्रेस करी, ठीक है ना, प्रगति करी है। तो उसमें सबसे पहली जो योजना आती है जिसका नाम आता है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगली है जननी सुरक्षा योजना, उसके बाद है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और सबसे अंत में है भारतीय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, ठीक है ना। तो एक एक करके इनको पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, NRHM। इसको NRHM के शॉर्ट फॉर्म से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो NRHM है उसकी स्थापना 2005 में ग्रामीण जनसंख्या को वहन करने योग्य व गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई, ठीक है ना। तो ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं उनको देने के लिए जो गांव वाले लोग जो कि उसके खर्च को वहन कर पाए, इतने कम रेट पर उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, मुहैया कराई जाए, और साथ साथ उसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाए, उनको एक अच्छी क्वालिटी की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। इसका उद्देश्य जो बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, कालाजार, अंधापन, आयोडीन की कमी, तपेदिक, कुष्ठ रोग, जो ऐसी बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए जनता को जन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं को
मजबूत बनाना है। इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाएं हैं उनको मजबूत बनाया जाए और जो आम आदमी के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुधार हो। तो वर्तमान प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्राण फूंकने के लिए आरंभ किया गया एक प्रयास है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है ना। तो जब ये शुरू किया गया था मिशन, तब भी जो प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे वो मौजूद थे। ठीक है ना। लेकिन उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, उनमें प्राण फूंकने के लिए जो सरकार है वो NRHM योजना लेके आई है। सितंबर 2010 तक, अब आप देखेंगे कि कितना बड़ा इसमें जो सरकार है उसने कदम उठाया है। सितंबर 2010 तक लगभग 8 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दी गई उनको। और ट्रेनिंग से क्या होगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणात्मकता है, जो क्वालिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। जब उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो अच्छे से इलाज कर पाएंगे। इसी प्रकार से 9,000 से अधिक डॉक्टरों और 26,000 नर्सों को अनुबंध के आधार पर, ठीक है ना, आपने सुना होगा इसको, अनुबंध बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर लगभग 9,000 से अधिक डॉक्टर और 26,000 नर्सों को नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, NRHM मिशन के अंतर्गत। ठीक है ना। अगला है जो राष्ट्रीय, जो ये NRHM है, इसमें सरकार ने एक और पहल की है जिसमें कि वो राज्य सरकारों की मदद करती है, वो है सचल चिकित्सा इकाइयां। इसमें क्या होता है, एक चलती फिरती बस होती है जो कि ऐसे दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हैं ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं उपलब्ध है, वहाँ पर इन गाड़ियों के माध्यम से वो घर घर पर जाकर, जो या एक जगह पर होकर, और सभी गांव वालों को इसके माध्यम से, इन सचल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। ठीक है ना। इसके पश्चात जो अगली योजना है वो है जननी सुरक्षा योजना। अब जननी सुरक्षा योजना से आप समझ पा रहे हैं, ये गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई गई एक स्कीम है। सरकार ने बच्चे को जन्म देते समय माँ के जीवन को बचाने के लिए जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की है। हमने देखा था कि मातृत्व जो मृत्यु दर है वो कितनी ज्यादा है, 1 लाख में करीब 254 महिलाएं मर जाती हैं। ठीक है ना, प्रॉपर उपचार और सही खुराक ना मिलने की वजह से। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जननी सुरक्षा योजना में सरकार कैश देती है, ठीक है, पैसा मुहैया कराती है ऐसे लोगों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए जो कि गर्भवती हैं। ठीक है ना, जिससे कि उनको सही स्वास्थ्य सेवाएं वो ले पाए। ठीक है ना, और उनके जीवन को बचाए। अब है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो इस योजना के अंतर्गत भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं समान रूप से उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, पहले भी नहीं थी। कुछ राज्यों में तो चिकित्सा संस्थान, कॉलेज, अस्पताल के रूप में अच्छी स्वास्थ्य आधारित संरचना उपलब्ध है। जैसे जो नई दिल्ली है, वहां पर भारत का सबसे अच्छा जो हॉस्पिटल है, इसको एम्स बोलते हैं, स्थित है। लेकिन जो दूसरे राज्य हैं, कई राज्यों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो होता क्या है कि उन राज्यों से भी मरीज दिल्ली आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि उन राज्यों में ये सुविधाएं नहीं है। तो इससे क्या होता है, क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है ना, मतलब एक क्षेत्र का तो विकास हो गया और जो दूसरा क्षेत्र है वहां स्वास्थ्य सेवाओं का विकास नहीं हो पाया। ठीक है ना, और कहीं पर अधिक भीड़ पाई जाती है जहां वो सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे मैंने दिल्ली में एम्स का आपको उदाहरण दिया। तो इन समस्याओं का निदान करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत जो एम्स हैं, ठीक है ना, जो जिसको मैं एम्स बोल रहा था, अभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे 6 नए संस्थान देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है ना, ये प्रोग्राम था। तो ये प्रगति पाली गई है और भारत ने जो अभी लिखा हुआ जैसे 6 नए संस्थान खोले जाएंगे, उसको मिलाते हुए कुल मिला के भारत में अभी तक 13 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खुल चुके हैं। ठीक है ना, 13 एम्स खोल दिए गए हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में विद्यमान 12 चिकित्सा कॉलेजों का स्तर ऊंचा करना भी है। मतलब एम्स तो खोलेंगे, साथ में जो 12 सरकारी चिकित्सा कॉलेज हैं विभिन्न राज्यों में, उनका भी जो लेवल है वो ऊंचा किए जाना, इस जो कार्यक्रम है इसका एक लक्ष्य है। ठीक है ना, तो ये तो हो गई प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। अगला है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण। तो एड्स क्या है? एड्स एक भयानक स्वास्थ्य अव्यवस्था है
मतलब व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक बुरी स्थिति है जो उन लोगों को प्रभावित करती है जो एचआईवी वायरस से संक्रमित हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। भारत में 2009 में लगभग 24 लाख लोग एचआईवी से प्रभावित थे, जो विश्व में सर्वाधिक में से एक है। एक बार एचआईवी नामक विषाणु अगर मनुष्य के शरीर पर आक्रमण करता है तो मनुष्य की बीमारी से लड़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है और उसका इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, जो कि बीमारियों के साथ लड़ता है, वो समय के साथ कमजोर हो जाता है। भारत सरकार ने एड्स को रोकने के लिए लोगों में जागृति पैदा करने तथा विषाणु से प्रभावित लोगों का इलाज करने के लिए केंद्र खोले हैं। आपने कई बार टीवी पर इसके एड भी जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो देखे होंगे, विज्ञापन देखे होंगे। ये सारा का सारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको कि इंग्लिश में NAC बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल, उसके तहत इसको किया जाता है, ठीक है ना। इससे लोगों के अंतर्गत जागृति पैदा की जाती है कि किस प्रकार से वो लोग एचआईवी वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, उनको किस प्रकार से अपना बचाव करना चाहिए, और साथ साथ जो लोग इस वायरस से या इस विषाणु से प्रभावित हो चुके हैं उनका इलाज करने के लिए केंद्र खोले गए हैं, ठीक है ना। उनके फ्री में वहाँ पर चेकअप होता है, उनका टेस्ट फ्री में किया जाता है, परीक्षण फ्री में होता है, और साथ साथ फिर उनको दवाई की व्यवस्था भी मुफ्त में दी जाती है। अब हमारी जो अगली चुनौती आती है सरकार के सामने, वो है कीमत वृद्धि को रोकना। तो कीमत वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और किस प्रकार से कीमत वृद्धि होती है वो हम इसमें जानेंगे। तो लोग बाजार में विभिन्न वस्तुएं खरीदने के लिए कीमत चुकाते हैं। यदि कीमतें बढ़ जाती हैं तो उतनी ही मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना कठिन हो जाता है। लोग कीमतें बढ़ने के कारण जो प्रॉपर जितना सामान उनको खरीदना होता है उतना सामान नहीं खरीद पाते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के संतुष्टि के स्तर में कमी आ जाती है। अब आपको जितना सामान चाहिए था उतना आपको नहीं मिल पाया उतने पैसों में, तो आपकी जो संतुष्टि है उसके स्तर में कमी आ जाएगी, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। विद्यमान आय पहले से कम प्रतीत होती है, मतलब जो आपकी आय है, कीमत बढ़ने से आपको लगेगा कि आपकी आय कम हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि आप जितना सामान पहले की आय में ले लेते थे उसी आय में उतना सामान आप उस आय में नहीं ले पा रहे हो, इसलिए आपको वो आय पहले से कम प्रतीत होती है, क्योंकि अब कम मात्रा में वस्तुओं की अधिक कीमत आपको देनी पड़ रही है। यदि वस्तु का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है तो वस्तु की कमी हो सकती है, ठीक है ना। ये कारण ये हो सकता है। कुछ कारण होते हैं कि क्यों जो कीमत वृद्धि है वो हो जाती है, ठीक है ना। अब कीमत वृद्धि आपको पता है, अगर आपूर्ति नहीं होती है, आपूर्ति कम हो जाती है और मांग उतनी ही बनी हुई है या मांग बढ़ रही है, तो क्या होता है, जो कीमतें हैं वो बढ़ती जाती हैं। ये हमने मांग का नियम और आपूर्ति के नियम के अंतर्गत जाना था, ठीक है। तो उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में भी वस्तुएं बर्बाद हो सकती हैं, ठीक है ना। दूसरा कारण ये हो सकता है कीमत वृद्धि का। और अगला है, यदि विक्रेता वस्तु की जमाखोरी कर लेते हैं, उस वस्तु को स्टोर कर लेते हैं और बेचते नहीं हैं, मार्केट में नहीं देते हैं और इसे बेचते नहीं हैं, जिससे कि मानव निर्मित कमी हो जाती है। ये मैन मेड कमी है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, इसमें लोगों ने अपने लालच के कारण जो है वो जमाखोरी करके जो माल की आर्टिफिशियल एक कमी पैदा कर दी है, ताकि उसका जो दाम है वो बढ़ा सके। तो इसको रोकने के लिए, कीमत वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहला है, किसानों को विभिन्न प्रकार से सहायता करके सरकार इस चीज को रोक सकती है, जिससे अनाज के उत्पादन पर बुरा प्रभाव ना पड़े। सरकार बहुत अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराती है कम रेट पर, सब्सिडी में किसानों को खाद देती है, डीजल देती है, ठीक है ना, बिजली भी सब्सिडी में देती है। तो इन सब से क्या है, वो ये इंश्योर करती है, इस प्रकार इस ये देखती है कि कहीं से भी जो अनाज है उसका उत्पादन कम ना हो और अनाज के उत्पादन पर बुरा प्रभाव ना पड़े। अगला है, भंडारण गृह और कोल्ड स्टोरेज बनाकर अनाज और सब्जियों को ठीक प्रकार से रखने के लिए, जिससे कि इस प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता की समस्या ना हो। तो बड़ी मात्रा में भंडार गृह बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, ताकि उसमें जो सामान है वो आराम से रखा जा सके और वो किसी प्रकार से भी खराब ना हो, जिससे कि किसी प्रकार की वस्तु की कमी ना आने पाए बाजार में। अगला है, अनिवार्य वस्तु की जमाखोरी पर कठोर निगरानी रखकर और दोषी को सजा देकर। ये उपाय थोड़ा सा ऊपर के उपायों से भिन्न है। इसमें क्या है, इसमें सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके के अंतर्गत अगर कोई आदमी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करता है तो उसके खिलाफ
सरकार कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जमाखोरी को एक अपराध घोषित किया गया है। ठीक है ना, अनिवार्य वस्तु की जमाखोरी पर बहुत कठोर निगरानी रखी जाती है। इसके पश्चात है एक जो और चुनौती है देश के सामने, सरकार के सामने, अर्थव्यवस्था के सामने, वो है उच्च आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना। तो आर्थिक समृद्धि क्या होती है? आर्थिक समृद्धि से अर्थ है राष्ट्रीय आय और जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि। ठीक है ना, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि कहते हैं हम सरल भाषा में। तो इसको प्राप्त करने के लिए सरकार क्या क्या कदम करती है, ठीक है ना। तो उसमें भारत दूसरी पंचवर्षीय योजना से, जब से जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही छोटे पैमाने, बड़े पैमाने और भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देता रहा है, ताकि जो आर्थिक समृद्धि है उसको, उसकी दर को बढ़ाया जा सके। सरकार खाद्यान्नों के उत्पादन को सुधारने के लिए अच्छी आगत आप समझते हैं इनपुट्स, ठीक है ना, जो कि उत्पादन में काम आती है, जैसे उत्तम बीज, खाद आदि के प्रयोग को प्रोत्साहन देती रही है। इसी प्रकार से सड़कों, रेलवे लाइन, हवाई अड्डों, संचार, टावर, बिजली, ये सारी जो चीजें हैं जो कि सेवा क्षेत्र में आती हैं, तो इसके रूप में बेहतर आधारिक संरचना के कारण भारत का सेवा क्षेत्र तीव्र गति से बढ़ रहा है। और सेवा क्षेत्र के तीव्र गति से बढ़ने के कारण जो भारत की जो आर्थिक समृद्धि दर है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में इससे वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे हम जो हैं वो उच्च आर्थिक समृद्धि दर को प्राप्त कर पाने में सक्षम है, जो कि हमारा देश कर भी रहा है, और धीरे धीरे हम प्रोग्रेस के पथ पर अग्रसर हैं, प्रगति कर रहे हैं। तो इस पाठ में इतना ही था। आपको अंत में एक बार फिर दोबारा से अपना व्हाट्सएप नंबर में याद कर देता हूँ, 7895860757। आप इस पाठ से संबंधित या पहले के किसी पाठ से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे साथ इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो और साथ साथ आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध वही है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।